अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ हर रोज़ रमज़ान में दोपहर 4 बजे तक, और यकीनन ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट पे। व्यूअर्स, आज ज़रा बात करना चाहेंगे कि हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि इस दफ़ा रमज़ान मुख्तलिफ कई वजूहात की वजह से है। पहले 2-3 बरस हम बात करते रहे हैं कि कोविड की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हमारी गहमा गहमी थी उस पर क्या असर पड़ा, लेकिन आज खुसूसी तौर पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो हम सब पे असरअंदाज है। हम में से हर एक ये सोच रहा है, न्यूज़ के साथ हम लिंक्डइन हुए हुए हैं, हम जंकीज़ बने हुए लिटरली न्यूज़ की, कि ऑन दी आवर वी वांट टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। अभी आने से पहले मैं देख रही थी कि हम अज़हर साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, वो इस पर ख़िताब कर रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, मीडिया के हवाले से उनकी इंटरेक्शन थी। आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग टू द अनसर्टेनिटी। लेकिन आपको एक और बात बताते चलें कि इस वक्त जो नई हुकूमत यानी नई काबीना तश्कील दी जा रही है, उसमें लगभग 36 के करीब वफाकी वज़रा होंगे, और यकीनन इसमें तमाम ही इत्तेहादी जमातें यानी जिन्होंने मिल के नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब बनाया है, उन सब के अरकान आपको नज़र आएंगे। देखना ये है कि ये सेटअप क्योंकि ख़ास तौर पर बड़ी टेल एंड रह गई है इस मुंतखब असम्बली के लिए, तो वो कितना कुछ क्या इम्पैक्ट ला पाते हैं। फिर इसके अलावा बजट हम देख रहे हैं कि इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। दूसरी तरफ तमाम ही जमातों की एक तरह से ये इस बात पे मेरे ख्याल में एक उसूली अंडरस्टैंडिंग है कि वी वेरी अर्ली नीड टू गो इनटू द इलेक्शंस। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल इंसान के अंदर अनसर्टनिटी भी पैदा कर रही है, इज़्तिराब भी पैदा कर रही है और गुस्सा भी पैदा कर रही है। जिस चीज़ के लिए हमें रमज़ान मुबारक में कहा जाता है कि हम अपने आप को खसारे से बचाएं, अपने गुस्से पे काबू पाकर तहम्मुल का इजहार करके, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यकीनन आज के प्रोग्राम में भी इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। ये हमारा माशरती सब्जेक्ट भी है, समाजी सब्जेक्ट भी है कि क्या वजह है कि गुस्सा इस वक्त हमसे संभाला नहीं जा रहा। अच्छा, गुस्से की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जो रीज़न्स हमें दिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर बात की जा रही है कि ये अंदरूनी साजिश है या बैरूनी साजिश है या ये जमहूरी हक़ है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग क्वेश्चंस इन आवर माइंड्स, और इन सवालात के आपको जवाब नहीं मिल रहे। मोर सो आप बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर खोज लगाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आपके पास कई सोर्सेज हैं। इनफैक्ट आपकी मनपसंद सोर्स भी हो सकती है। अगर आपको एक ख़ास तरीके से सोचना है, आपका स्कूल ऑफ थॉट एक ख़ास अंदाज में चलता है, तो आपके ही मनपसंद जर्नलिस्ट, नेटवर्क्स, चैनल्स आपको वो इन्फॉर्मेशन मज़ीद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंसान के लिए कोई भी बैलेंस्ड ओपिनियन क्रिएट करना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारे जो समाजी इशूज़ हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो क़राबतदार हैं, उनके साथ जो हमारी ज़िंदगी हमने गुजारनी है, उसके लिए यकीनन दीन हमारी रहनुमाई करता है, एक्सपर्ट्स हमारी रहनुमाई करते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे और अपनी इमोशनल हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे। थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे गुस्से पे भी और इस अनसर्टिनिटी का जो इम्पैक्ट है हमारे अपने रिश्तों पे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आजकल इफ्तार की मेज़ पर बहस हो जाती है। ख़ानदान के कुछ लोग, कुछ फैमिली मेम्बर्स एक सियासी पार्टी का साथ दे रहे होते हैं, दूसरे दूसरी पार्टी का साथ दे रहे होते हैं, तो एक साथ बैठना, रोज़ना इफ्तार करना, कोई भी बात करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, बच्चों और वालिदैन के बीच में भी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। तो ज़रा इस पर बात करेंगे कि तहम्मुल का सहारा कैसे लिया जाए और अपनी जो दीनी और शरई हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, फ़राइज़ हैं, ख़ुसूसन ये जो फ़र्ज़ रोज़ों की अदायगी है, इसमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं शेफ समिया से, एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज कौन सी रेसिपी बन रही है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम समिया, क्या हाल चाल है आपके? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे लग रहा है कि आज आपने काफ़ी काम प्री कुकिंग में करके रखा हुआ है। इज दिस अ पिज़्ज़ा इफ आई एम नॉट रॉन्ग? इट इज़ अ पिज़्ज़ा, लेकिन देयर इज़ अ ट्विस्ट टू इट। क्या बात है? तो पिज़्ज़ास हम लोग नॉर्मली क्या खाते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं, राइट, इनको ट्रायंगल्स में काट लेते हैं, या फिर वो मिनी पिज़्ज़ास होते हैं एंड वी जस्ट ईट इट लाइक दैट। ये जो है ये पिज़्ज़ा कोन्स है। इसका डो जो है वो प्रॉपर कोन बनाया जाएगा और फिर इसके अंदर फिलिंग करके फिर उसको डबल बेक किया जाएगा। यानी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लुक इसका होगा। आमतौर पे जैसे आपने कहा कि देयर इज अ पिज़्ज़ा विद अ टॉपिंग, लेकिन ये पिज़्ज़ा कोन होगा विद अ फिलिंग। सो आई एम रियली लुकिंग जिस फॉरवर्ड तरह टू दैट। आइसक्रीम्स नहीं होती उसी तरह की शेप होगी उसकी, लेकिन विदाउट द फिलिंग ऊपर की तरफ नहीं निकल रही होगी लाइक आइसक्रीम, वो अंदर की तरफ होगी। मुझे ये बताएं कि इसको बनाने में और ख़ास तौर पे जो लोग इसको घर पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, व्हाट आर सम ऑफ द यूटेंसिल्स दैट पीपल विल नीड? क्योंकि पहली चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि कोन की शेप बनेगी कैसे? सी नॉर्मली कोन का जो शेप है वो बेसिकली, लेट मी जस्ट ग्रैब इट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम हियर।
یا تو یہ مولڈز ملتے ہیں. صحیح. اف یو ڈونٹ ہیو دیز مولڈز تو پھر آپ لوگ ایلومینیم فوائل کو اچھا خاصا ایلومینیم فوائل کو لے کے اس کو شیپ دے کر پھر اس کو بیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے اگر دکھائیں یہ کہ اس کو فل کیسے کیا جائے گا. کین وی ڈو دیٹ رائٹ ناؤ؟ نو وی کینٹ ایکچولی, ابھی نہیں, کیونکہ میں ابھی اپنا ایکچولی ڈو کو پہلے ہلکا سا بھون کے رکھوں گی. آئی لیفٹ اٹ دیئر ٹو ریسٹ فار اے وائل. ونس ابھی پورا سیٹ نہیں ہوا ہے, ویسے جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم لوگ یہاں پہ نکال کے لمبی اسٹرپس میں کر کے اس کو پورا یہاں پہ لپیٹیں گے. پہلے اس کے اوپر ہلکا سا گریس کریں گے, پھر اس کے اوپر اس طرح لپیٹیں گے آل دا وے ٹل دا ٹاپ, سیلنگ دا ٹاپ ایز ویل, اور اس کو تھوڑی دیر بیک کریں گے. اچھا جی, تو آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں, ویسے تو اگر آپ کو یہ مولڈ مل جائیں تو اٹس دی ایزیسٹ. آپ نے پھر اس کے بعد پیزا ڈو کی اسٹرپ بنانی ہے اور اس کو اسٹرپ کو اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے, اینڈز اس کے سیل کرنے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ان کیس آپ کے پاس یہ مولڈ نہ ہو تو آپ بآسانی ایلومینیم فولڈ سے اس کو بنا سکتے ہیں. اسی شیپ کے آپ بنا سکتے ہیں. اب کتنا آپ نے لمبا بنانا ہے, کتنا موٹا بنانا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. کتنا ڈیپ اس کو بنانا ہے, اس کا ڈائمیٹر کیا ہونا چاہیے, کتنی فلنگ کرنی ہے, ڈالنا چاہتے ہیں. بالکل چھوٹے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں یا زیادہ. اچھا مجھے بتائیں پھر اس کے بعد what about the cheese? The cheese goes in with the topping inside. With the topping, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لپیٹ دی جائیں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کئی جگہوں پہ زیادہ تر آپ کو چیز مل رہی ہے, کچھ جگہوں پہ آپ کو زیادہ چکن مل رہی ہے, تو اس کو ایک چیز سب کچھ ایک چیز میں کر کے کمبائن کر دیں گے اور پھر فل کریں گے. اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر اوون میں ڈالیں گے تاکہ وہ جو چیز ہے وہ میلٹ ہو جائے. تو مجھے بتاؤ کہ جب کون الگ سے بیک ہو کے باہر نکلے گی, اٹ ہیز ٹو بی a little undone, یعنی اس کو تھوڑا سا ہمیں کچا چھوڑنا ہے سلائٹلی, تاکہ آپ جب اس کے اندر فلنگ ڈال کے کریں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ٹو کرسپی ہو جائے یا وہ اوور ڈو ہو جائے. کیونکہ چیز کو میلٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. دیر از ناٹ اے لاٹ آف چیز, باقی رائٹ, یعنی اس میں سب کچھ پکا پکایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کسی بھی چیز کو بیکنگ کی اس کی ضرورت ہے. چکن آپ کی آلریڈی شریڈڈ ہے, ڈن ہے. اچھا یوزلی تم پیزا کے لیے جو چکن یوز کرتے ہو, دیر آل سارٹس آف آپشنس. پیپل یوز لیفٹ اوور باربیکیو بھی اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, شریڈڈ چکن بھی, بوائلڈ چکن بھی, پیپرونی بھی. واٹ ڈو یو پریفر؟ ایکچولی دا تھنگ از کہ ابھی جیسے میں جو کیا ہے, آئی یوز فریش چکن, لائک پراپر فریش نکالی ہے چکن, اس کو کاٹ کے اس کو ہلکا سا بوائل کر کے یا پھر سوٹے کر کے اس کو شریڈ کیا ہے. لیکن اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ اگر آپ لوگ اس کو ریسائکل کرنے ایک لحاظ سے, اگر آپ کے پاس لیفٹ اوور چکن ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں تو دیٹس نو ویسٹیج. ایبسلیٹلی. اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کئی دفعہ مجھے اچھا لگتا ہے وین ڈشز آر بینگ اپ سائیکلڈ, یعنی اگر آپ کے پاس سیلڈ بچی ہوئی ہے, یو کین آلویز ایڈ دیٹ ٹو یور پیزا فلنگ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے پاستا بنایا تھا اور آپ کی مریانا ساس از کوائٹ اے لٹل, آپ اس کو تھکن کریں اور اس کو استعمال کر لیں. تو آل آف دیز آر دے میک, اور ایک دن پرانا, بلکہ انفیکٹ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. a lot of times there's a lot of food wastage. کل میں اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی بہت ساری جگہ سے سمیا افطار ہمارے یہاں کیونکہ ہوتا ہے کہ افطار ایکسچینج ہو رہی ہے, افطار آ رہی ہے, تو ان میں سے آپ تھوڑا تھوڑا کھا لیتے جو آپ کو پسند ہے, اور کئی چیزیں آپ بس it's lying in the fridge, you forget about it. آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ سحری میں کھا لیں گے, لیکن سحری میں آپ کھاتے نہیں ہیں, you want fresh food. اور پھر افطار میں بھی everyone wants fresh food. اور کئی ایسے آئٹم ہوتے ہیں جو آپ سحری میں کھا بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر اگر چھولے ہیں, دہی بڑے, you don't feel like eating that in سحری. لیکن بات یہ ہے نا کہ ایوری ون وانٹس فریش فوڈ. اب آپ اس کو انسٹیڈ کہ اگر آپ نے لیٹس سے فار ایگزامپل چکن ٹکا بنایا تھا پہلے, اور نو بڈی وانٹس کہ بھائی وہی والا چکن ٹکا افطار میں پھر سے مل رہا ہے, ہوتا ہے لوگوں کے اندر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ دیر آر لاٹس آف ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہمیں ایجی بنا رہے ہیں, جو ہمیں اسٹریس کر رہے ہیں. تم نے ابھی تک کے رمضان میں, بیکاز یو آلسو ہیو دا رسپانسبلٹی آف کیرنگ آؤٹ دا ریسیپیز, کبھی ریسیپی صحیح بنتی ہے, کبھی بہت پریکٹس کے بعد بھی اس میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دا اینگر؟ کبھی غصہ آتا ہے, لیکن لائک آئی سیڈ دس از دی بیسٹ منتھ کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنے اندر ٹرین کریں. اور اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو نا تو جسٹ ٹیک ڈیپ بریتھس, اور اگر کسی اور کے اوپر غصہ آ رہا ہو تو یا تو آپ ڈیپ بریتھس لیں, وہ کام نہیں کر رہا, لیو دا کچن, لیو دی ایریا, وہاں پہ آپ نکل جائیں وہاں سے. تھوڑی دیر کے بعد ونس یو کول ڈاؤن تو یو ریئلائز کہ ویسے ایسا کچھ تھا بھی نہیں. ویسے جنرلی غصہ آتا ہے آپ کو زیادہ؟ آتا ہے. تو مجھے بتائیں, کئی دفعہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ, بیکاز آئی ایم آسکنگ دس بیکاز دس از آلسو یور فرسٹ رمضان آفٹر شادی. ہاں, ایک تو رمضان میں آپ بھوک پیاس ٹیسٹ ہو رہی ہے, غصہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ایک نیا انوائرمنٹ ہے. ہیو یو ہیڈ ٹو سارٹ آف پل بیک اینڈ سے کہ اچھا میں غصہ نہیں کروں گی؟ وہ تو ویسے بھی کرنا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن بینگ ان دا کچن از ایکچولی سم تھنگ آئی لائک. مطلب ایک ہابی ٹائپ بھی ہے, ناٹ جسٹ اے پروفیشن, ایک ہابی بھی ہے. تو ٹرائنگ آؤٹ نیو تھنگس, اور خاص طور سے اگر لوگوں کو افطار میں یا پھر سحری میں پسند آئے تو آپ کی محنت وصول ہو جاتی ہے. مجھے پتہ نہیں, آئی ہیو اے ویری گڈ فیلنگ اباؤٹ دا پیزا کون ٹوڈے. اینڈ اتنا تو جس طرح کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ غصہ عام دنوں میں بھی ہمیں بہت زیادہ آ رہا ہے, اینگر, اسٹریس,
प्रेशर्स हम बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है मेरे ख़्याल में कुछ लोग इससे अभी भी मुझे इसके मुतरादिफ नज़र आते हैं। कई लोगों ने मैसेज करके कहा कि नहीं सिद्रा, हमारा तो रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है और हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा और हम हर चीज़ बड़े आराम से लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बाज़ारों की तरफ देखें, आउटिंग्स करते हुए लोगों को देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर मैं एक जनरल बात करूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू डिसाइड कि ईद के बाद उन्होंने क्या करना है, प्रोफेशनली क्या करना है, वर्क वाइज उनकी प्लानिंग क्या होगी। इस वक्त जो अनसर्टनिटी की फ़िज़ा है उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं रुक गए हैं और इस रुकने की वजह से हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन कभी आपके घर वालों पे निकलती है, कभी अपने आप पे निकलती है, कभी आप अपने आप को स्टक फील करते हैं और कई ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं जो कि यकीनन दे नीड टू बी एड्रेस। तो आज हमारा जो पैनल है, हमारे जो मेहमान हैं, उनसे यही बात करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है मारवी अवान। आप इनसे मुलाकात कर चुके हैं एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। खुसूसी तौर पे इनका फोकस होता है ख़वातीन के ऊपर। विमेन प्रोटेक्शन सेल जो कि पुलिस ऑफ सिंध के साथ उसके ताउन से चलाया जा रहा है, उसकी भी एक बड़ी फ़ाल मेंबर हैं। एंड शी इज़ ऑफ कोर्स ट्राइंग टू सॉल्व अ नंबर ऑफ़ केसेस जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड केसेस भी होते हैं, ख़वातीन से ज़्यादती के मामलात होते हैं, उसमें लीगल बैटल्स भी होती हैं एंड अ लॉट मोर। बहुत बहुत शुक्रिया मारवी वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वजाहत, हुज़ अ साइकियाट्रिस्ट ऑफ कोर्स, और इसके अलावा प्रैक्टिसिंग फिजिशियन भी हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करते हैं। अगेन वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हिम कि दो मेन बॉक्सेस कहा जाता है कि जी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है और रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। इस वक्त क्या सिनारियो है, लेट्स फाइंड आउट थ्रू हिम। थैंक यू सो मच वजाहत फॉर मेकिंग टाइम। वजाहत मुझे बताएं, जैसे अभी हम ऑफलाइन में और मारवी भी बात कर रहे थे कि रमज़ान में तो शैतान बंद हो जाता है, तो आम तौर पे हमें ये तसव्वुर करना चाहिए कि हमारा इबादत में भी दिल लग रहा है, हम ज़्यादा दीन के और रूहानी तौर पे अल्लाह ताला से करीब हो रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी एक शार्प राइज नज़र आता है हमें। इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? इसमें एक वजह जो मुझे नज़र ये आ रही है कि जो मियाँ बीवी आपस में टाइम नहीं बिता पा रहे होते, रमज़ान में एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का टाइम गुजारते हैं, और जिनकी नहीं बनती उनमें लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। सही। ठीक, जैसे कि कोई शख्स 4 बजे घर आ जाता है और वो उस वाइफ के साथ या उस रिलेशनशिप के साथ रह रहा है जो आपस में नहीं बन पा रही होती, तो लड़ाई झगड़े के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी भी यही है कि वो लड़ाइयों के बाद फिर दोस्ती का अमल भी शुरू हो जाता है। और मेरे पास 3 कपल्स 2 हफ्ते में वो आए कि रमज़ानों में हमारी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब टाइम गुजारना शुरू किया तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। हमें पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। तो मुझे तो एक ये बड़ी बुनियादी घरेलू सी वजह लगती है। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि ख़वातीन एट टाइम्स अगर आप एक प्रेशर कुकर सिचुएशन में होते हैं, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों की जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है वजाहत, एंड यू कैन वेरीफाई दिस फॉर मी, कि वो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना नहीं जानते। और पहले वो शायद बर्दाश्त कर रहे होते हैं, अच्छा बन रहे होते हैं, एक सोसाइटल रोल में होते हैं कि अच्छा जी मैं अगर बीवी हूँ, माँ हूँ, बहू हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ज़िम्मेदारी बनती हैं। लेकिन जब आप थकते हैं और आपको ये फील होता है कि नोबडी इज़ लुकिंग आफ्टर योर नीड्स, दैट्स व्हेन यू एक्सप्लोड। बिल्कुल। पैसिव बिहेवियर जब आप ज़्यादा दिन रखते हैं तो शुरू में उसकी नीयत ये होती है कि मैं तो बड़ा सोबर अच्छा इंसान हूँ, खामोशी इख्तियार करूँगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। फिर हमारे फैमिली भी ये सिखाती है, भेजती है कि खामोश रहोगे तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी, हर चीज़ पे बदतमीज़ी नहीं करना। तो वो एक ऐसा सबकॉन्शियस सी चीज़ बैठ जाती है कि आप खामोश रहें। लेकिन साइकोलॉजिकली जब आप किसी चीज़ को प्रेशर ऊपर रखते हैं तो नीचे धुआं जो है उठना शुरू हो जाता है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप ज़्यादा दिन पैसिव रह ही नहीं सकते। What you resist will persist। और जब आप पैसिव रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप अपनी ऑथेंटिक फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको ज़रा मैक्रो पिक्चर में ले आते हैं। और भी आपका क्या तजुर्बा है? मुझे ये सुन के काफ़ी तकलीफ़ हुई, जैसे आपने ख़ुद कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई जैसे ट्रूस हो गया है, वाइट फ्लैग की सिचुएशन है, बड़ी बड़ी जंगें रुक जाती हैं, भाई लड़ाइयाँ रुक जाती है रमज़ान में, लेकिन घरेलू लड़ाइयाँ नहीं रुक रही हैं। और उसमें आप की रीज़न्स क्या देखते हैं? माशी बदहाली है, वैसे ओवरवर्क होना है, चिड़चिड़ापन है, क्या रीज़न्स आपको नज़र आ रहे हैं? ओवरऑल तो हम ये देख रहे हैं कि इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल दरामद इतने बेहतर नमूने से, जिस तरह से वो अखलाक के तकाज़े हैं हमारे, जिस तरह से सब्र के तकाज़े हैं हमारे, उस पर हम पूरे तो उतर नहीं रहे हैं आम दिनों में। जब रमज़ान की बात आती है तो ऐसी बात नहीं है कि लोग रोज़ा रखने के बाद कोशिश नहीं करते, कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मली देख रहे हैं कि हमें बताया ये नहीं जाता, यानी हमारी
अपब्रिंगिंग में ये शामिल नहीं है कि हमें गुस्से को कंट्रोल करना कैसे है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। और जब किसी इंसान को कोई गुस्सा आ रहा होता है तो उसको पता ही नहीं है स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, तो वो वही अगले को, अब इस्लाम में तो ये कि आप अगले को बताएंगे जी मैं रोज़े की हालत में हूँ, या अगला किसी के साथ आप लड़ रहे हैं तो वो आपको बताएगा जी मैं रोज़े की हालत में हूँ, या कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको कम्युनिकेट करें। बट स्टिल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी पसंदीदा चीज़ें अगर आपको अफ्तार की टेबल पे नहीं नज़र आ रही हैं तो वहाँ पर झगड़ा हो रहा है घरेलू सिचुएशंस के अंदर। अगर आप जो है ऑफिस में ज़्यादा प्रेशर में है रोज़े में, तो घर आके आप घर वालों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपना वो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ मैं मर्द की ही बात कर रही हूँ, ख़वातीन भी अक्सर घर आके इस तरह का एटीट्यूड मुझे रख रही हैं। इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट माशियत का या पैसों का या खर्चे का भी लगता है, क्योंकि जैसे ही रमज़ान शुरू महंगाई होता बढ़ है, जाती है। महंगाई के अलावा आपके 2 एडिशनल मील्स हो जाते हैं एट टाइम्स। आप जाने ना जाने आपकी कुछ ना कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि या तो आप बाहर जाएंगे या कुछ लोगों की दावत करेंगे। इसके अलावा ईद एक बहुत बड़ा खर्चा, अखराजात से रिलेटेड चीज़ नज़र आता है। ऐसा है बिल्कुल, वजह पैसों के ऊपर भी साइकोलॉजिकली प्रेशर आ रहा और होता है। हर मर्द पे भी होता है। उसको पता है कि अगर उसके पास वसाइल कम हैं, लेकिन उसको पता है कि अगर उससे जुड़े हुए रिश्ते हैं, चाहे वो वालदैन हों, बहन भाई हों, बीवी हो, बच्चे हों, इन सब की ईद पे ख्वाहिशें होंगी, वो प्रेशर फील करते हैं आदमी। बहुत ज़्यादा करते हैं। इनफैक्ट जिनके पास पैसा होता है वो भी करते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, बंदोबस्त नहीं हो रहा, बच्चे कुछ ज़िद कर रहे हैं, दूसरे लोग आमने सामने जाके शॉपिंग कर रहे हैं, तो आदमी तो वैसे भी आदमी, मर्द का मसला ये कि वो ज़्यादा इमोशन शो कर नहीं सकता, वो रह दे के बेचारे के बाद गुस्से ही रह जाता है एक इमोशन। लेकिन टोटली अफ्तारी, सहरी ऑब्जेक्टिवली ही खर्चे हैं, इससे ये बातों से नहीं पेट भरता। इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे की तरफ ज़रा नज़र देखो उठा के कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और ईद पे जो शॉपिंग है बच्चों की, अब आप देखें जो एड्स आते हैं, जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर, उन्हें थोड़ी पता होता कि मेरे वालिद की क्या तनख्वाह है क्या नहीं है। और ये तोहफे फ्रस्ट्रेशन भी, मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स आप ये भी देखें कि आप बड़ी नेक नियति के साथ दूसरे को तोहफा दे रहे हैं और बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसमें भी प्रेशर में आ जाते हैं। लाइक मैं पर्सनली ये प्रेशर फील करती हूँ कि अगर मुझे 3-4 लोगों ने तोहफे तोहफ़ भिजाए हैं तो मुझे होता है कि फिर आपको रेसिप्रोकेट करना है। और उसमें, और यही नहीं कि सिर्फ पैसों की बात है, इसमें एक बहुत बड़ा एसेट आपका टाइम भी है। अगर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं जाके कुछ नहीं खरीद पा रही, तो आई एम फीलिंग दैट प्रेशर, राइट। मारवी, आपको क्या लगता है कि ये पैसे, अच्छा दूसरी तरफ भी ख़वातीन की भी अगर बात करें, उनको भी ये कहीं ना कहीं पैमाना नज़र आता है कि अगर इस शख्स ने मुझे ईद की शॉपिंग नहीं कराई है या इसको अभी तक ख्याल नहीं है, तो दैट मीन्स ही डजंट केयर अबाउट मी। बड़ा इशू होता है। इवन कल परसों की बात है, माय हस्बैंड सेड कि चलते हैं शॉपिंग पर। अच्छा, मैं गाड़ी में सो रही थी, क्योंकि सिद्रा हमारी रूटीन ऐसी होती है ना, ही सेड मैं पहली दफ़ा ऐसी कोई खातून देख रहा हूँ, मैं शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ और आप सो रही हैं। मैंने कहा यार मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो हम लोग पता नहीं क्यों ऑनलाइन शायद प्रेफर अब कर रहे हैं। हमारे लिए हमारा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें कि लाइक कपड़े तो चले बनते रहते हैं, उसमें से कोई पहन लेंगे, लेकिन जब हम नॉर्मली पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिलीज़ और लोअर क्लास फैमिलीज़ की तरफ देखते हैं, एक ईद होती है जिस पे वो कपड़े बनाते हैं, और एक ईद होती है कि पूरे साल में वो जो चीज़ें लेते हैं उसी को ही आगे चलाते मुझे रहते लगता है हैं। इसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बिकॉज बढ़ आप जाता है। जैसे ही रमज़ान करीब आने लगता है, हर इंसान की कोशिश होती है, अगर आपने कहीं कमेटी डाली हुई है कि कमेटी आपकी उस टाइम पे निकल आए, अब हर एक की कमेटी ईद के करीब और नहीं निकल सकती। कीमतें सिद्रा डबल हो जाती हैं। एक बंदे को अगर एक चीज़ 100 रुपये में मिल रही है फॉर इंस्टेंस, तो वो आधा भी नहीं, हाफ से भी बढ़कर फुल उसकी कीमत 200 रुपये पूरी बढ़ गई है। तो हमारे लिए चलें इतनी कोई ये चीज़ बड़ी नहीं हमें महसूस होगी, लेकिन जिस घर में अभी हम लोग राशन राइस कर रहे थे सिद्रा, मुझे वो घर भी पता चले सर्वे के दौरान जो कि रोटी पानी के अंदर डुबोकर खा रहे हैं और रोज़ा रख रहे हैं, जो कि नमक से अपना रोज़ा खोल रहे हैं, नॉर्मल पानी से अपना रोज़ा खोल रहे हैं। तो कितना ज़रूरी था, जब हम लोग राशन बैग्स बना रहे थे तो हमने उसमें खजूर, सवैयाँ और शरबत, ये बज़ाहिर लगता है कि कितनी गैर ज़रूरी सी चीज़ है, लेकिन रमज़ान के रोज़े के वक्त ये चीज़ अगर एक रोज़ेदार को मिले तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने आप को समझेगा कि मेरा आला दस्तरखान है। बिल्कुल। तो और छिड़कना नहीं, हम ये कई दफ़ा बात करते हैं, अगर आप पूरे शहर में देखें, पाकिस्तान की जगह जगह आप देखेंगे कि लोगों ने दस्तरखान सजाया हुआ है इफ्तार के लिए, सहरी के लिए, और उसमें भी आपकी हमारी कोशिश यही है कि एक पुरतकल्लुफ़ अंदाज में इसलिए भी किया जाए क्योंकि वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहे हैं और उनके पास वो नेमतें नहीं हैं जो आपके और मेरे पास हैं, तो हम यकीनन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मेहमान नवाजी हम करें।
वजाहत, लेकिन जो गुस्सा एक नौजवान की अगर बात की जाए, ठीक है, ये तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है शायद कुछ अच्छा करने की, एंड आई डोंट वांट टू साउंड वेरी प्रीची और एंटाइटल्ड, लेकिन जैसे नौकरी की तलाश है, इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टनटी आई है, लोगों ने अगर सरमायाकारी थोड़े दिनों के लिए रोक दी तो जो जॉब क्रिएशन होनी थी, जो नए मौके बनने थे यंग लोगों के लिए, वो सब रुकेंगे। इस इम्पैक्ट के लिए हम तैयार हैं। ऑलरेडी नौजवानों ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई अगर नौकरी नहीं मिलेगी, ख़र्चा कैसे चलाना है, मैं डिग्री लेके ग्रेजुएट हो चुका हूँ। ये जो लड़के और लड़कियाँ ये फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो किसी भी मसले के लिए हमारी कौम तैयार नहीं है, कुछ भी आ जाए हमारे लिए वो अजाब ही होता है, ठीक। पहले एक तरीका था कि आप पढ़ लिख के या एक डिग्री लेके आप जॉब की तलाश करते थे, इवेंचुअली आपको जॉब मिल जाती थी, या तो आप किसी हुनर में चले जाते थे और आप वाकई कुछ सीखते थे। अभी बीच में एक खास कैटेगरी आ गई जो कोई काम नहीं करती, जो सिर्फ सोचते हैं, बैठ के प्लान्स करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल मेरा चल जाएगा, कोई काम सही से नहीं कर पा रहे लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। ये लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। 60 से 70% लड़के लड़की वो हैं नौजवान जो कुछ नहीं करते और वो इंटाइटल फील करते कि मेरे पास सब कुछ हो। बिलीव करें आप, ऐसे ऐसे लोग हैं, ना कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, ना कोई हुनर सीख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। उनके साथ बैठ तो जाओ जरा, उनके दिमाग में होता है 2 साल के बाद मेरा ये होगा ये होगा। भाई कैसे होगा जब ये सब कुछ डे ड्रीमिंग होती है, फिर एक टाइम आता है वो बॉल नीचे आना शुरू हो जाती है। अब्बा भी झड़कियां देने लगता है, अम्मी भी ताने देती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बहन और की फिर शक्ल अगला देख रही है। स्टेप, और अगला स्टेप अगर लेना हो, मिसाल के तौर पे इस दौरान अगर किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो कहे कि जी शादी करनी है, उसको भी लारे दे देते हैं, हाँ, उसको भी लारे दे देते, तुम फिक्र ना करो मैं बैठा हूँ, हाँ, मैं बस बैठे ही हो तुम। हाँ जी, ही रखते हैं हाँ, फिर, क्योंकि वो दिमाग तो वही चल रहा होता है जो घर वालों को लारा दिया है, वो उसको भी दे देंगे, 2-2.5 साल खिंच जाता है। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए चलूंगी कि जब वो शादी नहीं हो पाती और लड़की की कहीं और हो जाती है तो ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट शुरू हो जाती है, फिर वो हमारे पास आते हैं प्रोटेक्शन सेल्स में। तो अगर आपने अपने आप को बना लिया तो हम बहुत मसले से बच जाएंगे। बिल्कुल सही, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और ख़वातीन की भी, क्योंकि अभी आपने इसका जिक्र कर ही दिया, एक ब्रेक पे भी मुझे जाना है, वापस आके मारवी से पूछूंगी। ख़वातीन भी, मुझे ऐसा लगता है इन अ लॉट ऑफ देयर रिलेशनशिप्स दे फील पावरलेस। उनको लगता है कि सास को कुछ नहीं कह सकते, वालदैन को कुछ नहीं कह सकते, मियाँ हमें समझता नहीं है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। सो दिस फ्रस्ट्रेशन कि कोई उनको सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और जैसे आपने कहा कि अगर किसी से रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग भी है, वहाँ पर भी अगर डिलेज आ रहे हैं या आपकी मनपसंद टाइमलाइन फॉलो नहीं हो रही, एक खातून काफ़ी हद तक ये फील करती है कि उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो डिसीजंस ले सके या एक फाइनल कॉल ले सके, और जब लेती है तो फिर दूसरे मसाइल के। ख़वातीन को जो गुस्सा आता है, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि इनके जहन में हो क्या रहा होता है। और हम ऑफलाइन भी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर वजाहत, आपने जैसे कहा ABC 3 एविडेंस मिल गए और उसके बाद खातून ने एक कंक्लूसिव रिज़ल्ट बना लिया, और ये मैं करती हूँ, आई एम गिल्टी। मैं अगर कहूँ कि अगर 15 रमज़ान गुजर गए हैं और अभी तक मैं आउटिंग पे नहीं गई हूँ, मैंने कोई इफ्तार बाहर नहीं की है, तो मेरा जहन ऑलरेडी मुझे बुरा फील करा रहा है कि नॉन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक यू, अब तुम्हारा पूरा रमज़ान ऐसे ही गुजरेगा, तुम सिर्फ काम करोगे, तुम सिर्फ बाराने रहमत करोगे, तुम्हें कोई इफ्तार नहीं कराएगा। अगर आप किसी खातून को 6 रोजे इकट्ठे घर में खुला देना, हाँ, तो वो जिंदगी भर का ये हिसाब लगा लेते कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, और यही होगा मेरी जिंदगी भी, भर मैंने यही करना है, पकौड़े बनाने, चाट बनाना है और बस उसके बाद खत्म। 8वां दिन आप बाहर जाके उसके साथ अफ्तारी करें तो पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। बात ये कि एक छोटी सी चीज के ऊपर जो आप पूरा एक वो चेन रिएक्शन देते हैं ना, वो नहीं देना चाहिए। उस पर बहुत लड़ाइयाँ होती है, मेरे घर पे भी होती हैं, और आपने बताया अपनी भी चीज़ें शेयर की। आप अगर अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को आप ये बोल दें कि मैं तुमको ये चीज़ कर दूंगा 3 दिन के बाद, लेकिन why are our brains wired this way? और मर्दों से ये कैसे मुख्तलिफ है? मैं इसलिए ये बात करना चाहती हूँ क्योंकि देखें, हर घर में, हर रिश्ते में, हर इक्वेशन में मर्द और ख़वातीन साथ रहती हैं। मुझे लगता है कि ख़वातीन बहुत दिन का, ज़िंदगी का बड़ा अरसा और हिस्सा नाराज़ होकर और गुस्से में गुजार देती है, सिर्फ ये सोचते हुए कि उनको कोई नहीं समझता। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके अपने जहन में क्या हो रहा है और आपके इर्द गिर्द को भी नहीं समझ पाती ना, मसला ये भी बताओ तो ना, होता फिर है हमें समझाओ कि ये क्या खुद हो भी रहा नहीं है, समझ पाती कि मैं चाह क्या रही हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, मैं क्या चाह रही हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। और वो जिनसे प्यार करती हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी तमाम चीजें उनके ऊपर डाइवर्ट करके कहती है अब ये हमसे पूछेगा। नहीं, आपके लिए 3 सवाल हैं, मैं आपको बताती हूँ। येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू माय बिजनेस कोच एंड शी इज़ आल्सो माय लाइफ कोच, तो हम कई इस तरह की डिस्कशंस करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको किसी चीज़ पे गुस्सा है, पहले 3 सवाल
ذرا آنسر کر لیں. نمبر 1, آپ ٹریگر ہو رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, آپ ٹریگر کیوں ہو رہے ہیں, اور تیسری چیز یہ کہ اگر ٹریگر ہو رہے ہیں اور جس پہ بھی ہو رہے ہیں, آپ کو اپنے بچے پہ غصہ آ رہا ہے, ہسبینڈ پہ غصہ آ رہا ہے, ساس پہ غصہ آ رہا ہے, اس لمحے آپ ان سے چاہتے کیا ہیں, وہ کیا کریں کہ آپ کا غصہ کم ہو. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا. آپ اپنی شیئر کریں چاہتے کیا ہو تو کیا وہ بھی کروں؟ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا چاہتا ہوں. ایکچولی کبھی کبھار ہوتا ہے صرف سننا. مرد وہ زبردست بندہ ہے جو ٹائم آؤٹ لگا کے مردوں کی 2 تعریف منٹ ہو سن رہی لے. ہے. No, but I agree with that. وجاہت جس سے آپ محبت کرتی نا خاتون, جس سے مرد سے محبت کرتی ہیں, وہ اسی کے پاس جاتی ہیں زیادہ تر, اور وہ اپنے دل کی جو بھڑاس ہے وہ نکالنا چاہتی ہیں, اور سننے میں بھی بہت برکت ہے. لیکن مرد کیا کرتے ہیں, سننے سے پہلے شروع ہو جاتے, تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. پہلے سنیں اور پھر تھوڑا سا آسرا بھی دیں. لیکن دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا, اس میں آپ یہ اسیوم کر کے چل رہے ہیں, what I was trying to say, کہ ایک خاتون بات کرنا چاہتی ہے. there are times when women, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, they are passive, سائلنٹ ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے, وہ چاہتی ہیں کہ کریدا جائے, 15 دفعہ پوچھا جائے, تو وہاں تو یک نشد دو شد, کئی پرابلمز ہیں. سدرا پیمپر ہونے والی یو نو ایکسپیکٹیشنز کی ذرا پوچھا جائے, یا اور زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, آپ نے بتایا کیوں نہیں ٹائم پہ, تو ان کو خود پتہ چلنا چاہیے تھا. میں یو نو میں بات نہیں کر رہی تھی, یا میں اپنے ایکشن سے بتا رہی تھی. آج میں کچن میں کام کر رہی ہوں تو دیگچی کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں, تو تم سمجھ جاؤ کہ میں نے سمجھ جائے. مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عورت کی باڈی لینگویج کو سمجھے, چاہے بہن ہو, ماں ہو, بیوی ہو. اگر وہ چائے کا پیالی ٹھک کر کے رکھتی ہے, یہاں پہ آپ کا شروع ہو جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اگر آپ سیل فون پہ لگے ہوئے ہیں اور ٹھک کر کے آواز آتی ہے چائے کی پیالی رکھنے کی, تو فوراً فون سائڈ پہ رکھ دیں. یہ میں آپ کو مفت مشورہ دے رہی ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سدرا جی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سرور جی آپ کیسی ہیں؟ رمضان مبارک آپ کو. آپ کو بھی رمضان کا دوسرا شمع, اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. کیا حال چال ہے آپ کے؟ مجھے بتائیں, رمضان میں غصہ زیادہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آپ کو؟ میرے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ غصہ آتا ہے, لیکن رمضان میں تو غصہ رمضان کے علاوہ برداشت کا نام ہے نا, اور غصہ حرام ہے. لیکن رمضان میں پورا دن روزہ, انسان بھوک پیاس سے اور پھر وہ کرے تو تھوڑا سا ہائی پر انسان ہو جاتا ہے, لیکن آنا نہیں چاہیے. اچھا مجھے بتائیں, زیادہ غصہ سحری میں آ رہا ہے آج کل یا افطار میں؟ یہ تو بتا دیں. مجھے ویسے کم آئے, ایک ہی دفعہ سسٹر سے ہلکی سی بات ہوئی تھی, لیکن دوپہر میں اس وقت میں تو اس کے لیے تو بیسٹ ہے نا, اس وقت آپ فوراً ہمارا شو لگا لیا کریں, ادھر ادھر کی ہم باتیں کریں گے, معلومات میں اضافہ کریں گے. ٹائم نہیں ملتا میم, اس وقت میں 3 سے 5 سونے کا ٹائم ہوتا ہے, تھوڑا افطاری میں پھر 5 بجے اٹھ کے عبادت وغیرہ. پھر میں رمضان میں ٹی وی دیکھتی نہیں ہوں, آج اتفاق میں نے شو لگا لیا. زبردست, بس یہ اب یہ حسین اتفاق روز ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ سرور جی کال کرنے کے لیے. ایک نظر ذرا دیکھ لیتے ہیں واٹ از ہیپننگ ان دا کچن. سمیہ, میرے خیال میں آپ ٹاپنگ تو نہیں کہنا چاہیے, فلنگ ہوگی یہ تو پیزا کون کی, وہ تیار کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی جس طرح میں نے بتایا تھا, ڈو جو ہے ہمارا اٹس ڈبلنگ ان سائز ہلکے ہلکے سے, اینڈ ونس دیٹس ڈن تو پھر دیٹس دا مین پارٹ کہ بھائی اس کو ہم لوگ. اچھا مجھے بتائیں, اگر یہ جیسے ریسٹنگ کے لیے کبھی ڈو چھوڑیں اور وہ نہ رائز کرے, تب غصہ آتا ہے؟ بہت غصہ نہیں, ڈر لگتا ہے, دل گھبرانا شروع ہوتا ہے, ویئر ڈڈ آئی گو رانگ. صحیح. دیکھیں جی, الگ الگ چیزیں جو ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سمیہ. لیکن واپس آتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ کون بن بھی جائے, اور اس کی وجاہت بھی, آخری کنکلوژنز ان سے لے سکتے ہیں کہ یقیناً غصہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے, اور ہم کوشش کے باوجود بھی اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. لیکن اینی ٹپ دیٹ دے ول پرسنلی وانٹ ٹو گیو, تاکہ ہم اپنے غصے پہ قابو کر سکیں. جی مالی. سدرا, میں تو اپنی ٹپ ہی بتاؤں گی کہ اگر مجھے کسی پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, یا مجھے کوئی ناپسندیدہ ہو رہا ہوتا ہے, تو میں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہوں کہ اس نے مجھ سے کون سی اچھائی کی. اگر اس نے مجھ سے کوئی بھی اچھائی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے, تو میں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہوں کہ میرا کتنا ٹائم ویسٹ ہوگا اس پہ غصہ کرنے سے. تو یہ چیزیں مجھے تھوڑا کام ڈاؤن کر دیتی ہیں, پھر میں موو آن ہو جاتی ہوں. آپ کو یعنی مائنڈفل ہونا پڑے گا, مائنڈفل ہونا پڑے گا. اینی تھنگ دیٹ یو ڈو, چاہے آپ اس کو اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنی اٹینشن دے رہے ہیں, اپنے ایموشنز دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, وچ از کائنڈ آف واٹ یو سیڈ. وجاہت کے اینڈ ریزلٹ کیا ہے, یہ پہلے سوچ لیں. ایگزیکٹلی, کنکلوژن پہ پہنچ. میں یہ بولوں گا کہ غصے سے دوستی کریں. غصہ جو ہے نا, وہ آپ کو جب آتا ہے جب آپ بری باتیں کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک, اور کچھ بری باتیں آپ کے گلے میں جمع ہوتی ہیں لائف میں,
وہ باتیں آپ اچھے موڈ سے نہیں کر سکتے. ہاں تو غصہ جب آئے گا، جب آپ شکایت کریں گے، اس کو آنے دیں، اس سے اتنا زیادہ پریشان نہ ہو، لیکن اس کا تھرموسٹیٹ تھوڑا کم رکھیں. یعنی اس کا مطلب ہے جو ٹف کانورزیشنز ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو جمع کرتے رہیں گے تو اس کی ظاہر سی بات ہے اس کی ٹاکسیسٹی بڑھتی رہے گی، اور پھر آپ اس کو ازرٹ کرنے کے بجائے وہ اگریسولی ایک دفعہ ایکسپلوڈ ہوتی ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے یہاں موجود ہونے کا. آئی ریئلی لائک دس ٹاپک اینڈ آئی تھنک کہ یہ چھوٹی چھوٹی نا اسمال ڈوزز کرتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ایک طرح سے آن لائن کاؤنسلنگ